नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। राम राम सभी को। मैं आज आया हूँ कि कुछ पेपर ओपर में एग्ज़ाम का डेट आउट आया है तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। अब ये न्यूज़पेपर वाले कुछ भी छाप देते हैं यार, इतने मतलब कि क्या कहते हैं, व्याकुल नहीं कह सकते, बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं न्यूज़पेपर वाले। ठीक है, कुछ भी छाप देते हैं, कुछ भी मन में। देखो भाई, देखो आप लोग, क्योंकि क्या है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मेरी समझ और मेरी जानकारी है कि मार्च मिड या लास्ट वीक तक आचार संहिता लग जाएगा इलेक्शन का, 2024 लोकसभा का। ठीक है ना, तो ये उसी हिसाब से सब कुछ को सीक्वेंस में करेंगे। जिनको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि जल्दबाजी में है सरकार, जल्दबाजी में नहीं है। इनको अगस्त में 2 पेपर लेने थे, 56-57 इन्होंने ले लिया। और इसका लिख के रख लो, 99% चांस है कि 56 का पेपर कैंसिल नहीं होगा। अब एक यूट्यूबर है, उसका पेपर ख़राब चला गया जो क्वालिफाई के खिलाफ था। मैं कभी क्वालिफाई के खिलाफ नहीं रहा। मैंने कहा कि यार मौका दे देना चाहिए, मौका में कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चे को मौका मिलना चाहिए था। स्टार्टिंग में मैं भी खिलाफ था, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं यार, ये 5-6 साल के बाद जब पेपर आया है तो सबको मौका देना चाहिए। ये कुछ सरकार के इससे कुछ नहीं जाता है। तो एक यूट्यूबर है, अंग्रेजी पढ़ाता है, उसका पेपर ख़राब चला गया तो अन्य साइड बोल रहा है कि पेपर कैंसिल हो, पेपर कैंसिल हो। पहले मैं थोड़ा उसको जेन्युइन समझता था, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि यार तो ये भी फ्रॉड है। 99% यूट्यूबर फ्रॉड है यार, मतलब गजब यूट्यूबर समझ, गधा घोड़ा यूट्यूबर बन गया है। कुछ लोग तो अभी भी कोर्स बैठे हैं कि ALM का ले लो, JEE का ले लो। तो मौका परस्त लोग हैं। देखो, सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ नहीं होता है। कोचिंग आपको एक गाइडलाइन देता है, ठीक है, सिलेक्शन आपके दम पे होना है, ठीक है, कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है। वो सेल्फ स्टडी करोगे। और हम लोग तो देसी लोग हैं यार, जो बच्चे देसी टाइप के हैं, जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, 10-12 पढ़े हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल से, देसी उसको कहा जाता है। अब जो पब्लिक स्कूल है तो थोड़ा अलग टाइप के लोग होते हैं, कल्चर थोड़ा उनका अलग होता है। लेकिन जो प्योर देसी है, वो जब तक हार्ड कॉपी नहीं पढ़ेंगे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता दिल से। ठीक है ना। अब जो पब्लिक स्कूल वाले हैं, बड़े बड़े स्कूल से पढ़े लिखे हैं, वो ऑनलाइन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो देसी बंदे उनको हार्ड कॉपी चाहिए। ठीक है, तो जो कोचिंग में क्लास करके आप सीख सकते हो, तो वो सिर्फ आप कि सिलेक्शन में 10% ही का योगदान देगा, 10 से 15%। बाकी 80 to 85% आपका सेल्फ स्टडी है, वही काम आएगा। और सेल्फ स्टडी या तो ऑनलाइन कर लो अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो, क्योंकि ऑनलाइन भी आजकल एक तरीका बन गया पढ़ने का। लेकिन जो देसी बच्चे हैं वो ऑनलाइन भी नहीं जाए, वो ऑनलाइन ऑफलाइन में पेंडुलम की तरह घूमते रह जाएंगे, फिर फंस जाएंगे, उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अपने ऊपर यकीन रखो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और जहाँ रहा सवाल कि एग्ज़ाम आपके कब होंगे, तो यार मैं पेपर में देख रहा था कि कोई अक्टूबर बता रहा है, कोई सितंबर बता रहा है। ये सब झूठ बता रहे हैं, ये नहीं मेरे को नहीं लगता कि इतनी जल्दी करेंगे। ये उस तरह का सीक्वेंस रखेंगे जो मिड मार्च सेकेंड वीक तक खींचे पेपर, मतलब रिजल्ट निकाले, 2024 का CET करा ले, फिर उसका रिजल्ट निकाल दे मार्च सेकेंड वीक तक, उस तरह खींचेंगे मैटर। तो मैं एक आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि पेपर कब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब सरकार क्या है ना कि अब मार्च तक तो ले जाना थोड़ा मुश्किल है कि प्रचार कब करेगी। गांव में घूम के प्रचार भी तो करना होता है ना, तो गवर्नमेंट को कम से कम 2 महीना का समय चाहिए। तो मान के चलो कि मिड जनवरी तक ये, मतलब मान के चलो कि रिजल्ट निकाल देंगे, जनवरी लास्ट वीक तक 2024 के CET का रिजल्ट निकाल देंगे। आपका पेपर लेंगे तो दिसंबर में आपका पेपर लेंगे, 3rd या 4th वीक में दिसंबर में। ठंडा का मौसम रहेगा तो ट्रेवल करने में भी अच्छा लगेगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, गर्मी में तो थोड़ा यार बेचैन सा हो जाता है, मतलब एग्ज़ाम सेंटर में 100-150 का तो पानी ही पी जाता है, ठंडा पानी पी जाता है वेट करते करते। ठंडा में है कि आराम से ट्रेवल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और 2 या 3 दिन कराएंगे, 2 दिन कराएंगे, शायद 10 लाख बच्चे हैं, 10-11 लाख ग्रुप D का। और CET में ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख होंगे, 16 लाख होंगे, समझे। तो अगर 16 लाख होते हैं तो एग्ज़ाम आपके 4 दिन होंगे, 3 से 4 दिन होंगे, 4 दिन एग्ज़ाम होंगे। ठीक है,
तो सरकारी छुट्टी करना पड़ेगा इनको एग्ज़ाम कराने के लिए CET का। तो माहौल बनेगा, हरियाणा के बच्चे हैं, बाहर के भी बच्चे आके कुछ हरियाणा में देंगे तो माहौल बनेगा, उससे क्या है। और हरियाणा में नौकरी करना दिल्ली में नौकरी करने के बराबर ही है। तो जो 40% है वहाँ पे मारा मारी ज़्यादा होगा, बाकी जो 60% रिजर्वेशन है लोकल के लिए, हरियाणा लोकल के लिए, वो तो है ही, वो तो रहेगा ही रहेगा। अरे आपको यूपी में भी ओपन है, बिहार के अंदर भी ओपन है, राजस्थान में भी 40% ओपन है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, वहाँ पे भी जाके आप एग्जाम, झारखंड के अंदर भी है, ठीक है। और भारत में कोई भी कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है, आर्टिकल 19 में लिखा गया है। तो इधर के लोग उधर भी जा सकते हैं और उधर के लोग इधर भी जा सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आता हूँ पॉइंट पे आता हूँ कि देखो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम कब होगा, बाकी के 61 ग्रुपों का एग्ज़ाम कब होगा। तो मुझे लग रहा है कि देखो अभी पेपर में आया कि कम से कम 3 हफ्ते का टाइम चाहिए इनको, क्योंकि यार इन्होंने एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जो 56-57 कराया है एजेंसी ने, तो नया एजेंसी उनको लेना पड़ेगा, तो उसमें हफ्ते भर का प्रोसीजर लगता है। तो 3 हफ्ते ठीक कहा उन्होंने, 3 हफ्ते लगेंगे। तो मान लीजिए अगर एक को इनको अनुमति मिल जाती है, सिंगल बेंच अगर ना दे तो डबल अनुमति मिल जाएगा। रीज़न क्या है कि 12 से 14 ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पे 4 गुना बच्चे ही नहीं हैं, तो उनका पेपर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 नंबर दो या 5 नंबर न दो, कोई इशू ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 12 से 14 ग्रुप का पेपर तो इनको अनुमति मिल जाएगा। अब बाकी जो 5 गुना से ज़्यादा बच्चे हैं, 4 गुना से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनके लिए भी इनको अनुमति मिल जाएगा, पेपर का रिजल्ट नहीं निकालेंगे, इनको अनुमति मिल जाएगा। और जब बाद में DBU भी करा लेंगे तो रिजल्ट का भी जा करके सरकार के हाथ में है। देखो जुडिशरी है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे लेजिस्लेशन है, तीनों है, गवर्नमेंट के 3 पार्ट है। एक होता है कि लेजिस्लेशन है जो आपका विधानसभा विधान परिषद होता है, एक होता है कि आपका एग्जीक्यूटिव है जो मंत्री होते हैं, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट प्रभार के मिनिस्टर होते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और उन मिनिस्टर का कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए IAS और PCS होते हैं, ठीक है, बाकी कर्मचारी होते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और लेजिस्लेशन तो हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सॉरी जुडिशरी हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, और आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सिविल है, क्रिमिनल है, समझे, तो अलग अलग बेंच बनते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी। तो ये सब है, तो कोई भी है तो ये चाहती नहीं है। देखो न्यायपालिका का काम सिर्फ है कि सरकार की पॉलिसी ऐसा नहीं हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे, दूसरा फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। जुडिशरी का सिर्फ यही 2 काम है, ठीक है। आर्टिकल 50 के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट किया गया है, ठीक है ना। कार्यपालिका ने न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करेगा, न्यायपालिका ने कार्यपालिका का। आर्टिकल 50 में स्पष्ट लिखा गया है, ठीक है। तो सरकार कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो कहे कि आप 5 गुना लो, 6 गुना लो, ठीक है ना, तो कोर्ट कभी नहीं कह सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और गवर्नमेंट जब चाहेगी तो वो करा सकती है। 56 में कराया ना, आपको रात में जाकर सुप्रीम हाई कोर्ट खुलवा करके उन्होंने डबल बेंच से परमिशन लिया, तो ये ज्वाइनिंग भी करा देंगे, समझे। ज्वाइनिंग आपको 15 जनवरी के पहले तक सब करा देंगे, जनवरी के पहले सब करा देंगे। हो सकता है कुछ का दिसंबर से ज्वाइनिंग कराना शुरू कर दे, समझे। दिसंबर लास्ट से लेकर के आप देखो कि जनवरी तक के बीच में सबकी ज्वाइनिंग करा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये CET 24 का रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्च तक एडवर्टाइज कर देंगे वैकेंसीज कि 40,000 है कि 30,000 है। ज़्यादा मेरी जानकारी है, मैंने भी 2-3 बच्चों से बात करा है जो है अंदर, तो बता रहे थे कि आपको मतलब कि आई थिंक 7-8 हज़ार, तो फिर नई पुलिस की बहाली आएगी 8 हज़ार के करीब। SI की भी बहाली आएगी, सब इंस्पेक्टर का भी, हरियाणा सब इंस्पेक्टर का बहाली आएगा अगले CET को। कांस्टेबल का भी आएगा, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये सब का भी आएगा। और इनको हटा के टीचर उचर को हटा करके अब मान के चलो कि जो इस तरह का जो अभी जो 25-30 हज़ार वाली आएगी, तो इतना के करीब ही अगले बार भी आएगी, मतलब 40-50 हज़ार मान के चलो। लेकिन उसको जल्दबाजी में फिल नहीं करेंगे, उसको हरियाणा के इलेक्शन के 1.5 महीना 2 महीना पहले तक खींचेंगे। हरियाणा का इलेक्शन शायद अक्टूबर में है, तो मान के चलो कि सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा, सितंबर में, तो ये आपको जुलाई अगस्त तक इसको फिलअप करेंगे, ठीक है। नई बहाली जो आएगी टीचर, पुलिस और ये मिला के 40,000, 50,000 के करीब मान के चलो कि ग्रुप डी मिला करके 50,000 नई बहाली रहेगी, 50-55 हज़ार रहेगी आपको, ठीक है। तो मैं आपको फाइनली मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे दिया मैं कि
क्या क्या आपका प्रोसीजर होने वाला है। और मैं आपको नया डेट बता रहा हूँ एग्ज़ाम का। ये पेपर ऊपर के भरोसे में मत रहो। मेरे को क्या लगता है कि एग्ज़ाम आपका जो जेई का एग्ज़ाम है, हरियाणा जेई का, और बाकी कॉमर्स का, इलेक्ट्रिकल का, और बाकी मेडिकल फील्ड के जो एग्ज़ाम है, तो ये पहला शेड्यूल रहेगा इनका कि शेड्यूल रहेगा 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। देखो ये इस दिन एग्ज़ाम कन्फर्म क्यों है, क्योंकि 2 अक्टूबर है, तो इनको कंटिन्यू 3 छुट्टी मिल जाएगा, सैटरडे, संडे एंड मंडे। 2 अक्टूबर को मंडे है, ठीक है ना। तो 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर, ये 3 दिन कंटिन्यू एग्जाम चलेगा आपका। 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलीडे होता है, गांधी जी की जयंती को, ठीक है ना। हमारे यहाँ नेशनल डे शायद 3 ही होती है, मेरे को ज़्यादा जगह 3 ही है कन्फर्म हुई। एक होता है 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, और गांधी जी की जयंती होता है। 3 नेशनल हॉलीडे होता है, तो ये 3 दिन एग्जाम करा लेंगे, और अच्छा खासा ग्रुप का करा लेंगे। और गलती से कुछ ग्रुप अगर बच गए, स्टेनोग्राफर है सब, तो उसका 7 या 8 अक्टूबर को करा लेंगे। तो ये 61 ग्रुप का एग्जाम आपका 8 अक्टूबर तक निपट जाएगा, अगर ये सही से प्रोसेस करे तो। नहीं तो अंधेर नगरी चौपट राजा यार, कोई क्या कर सकता है। अपन तो बात ही बता सकते हैं, अपन तो है कि नहीं कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी तो है नहीं कि जो कह दिया हमारी बातें ब्रह्मांड जी की लगी रहेगी, ठीक है ना। तो आपका 8 अक्टूबर तक पेपर हो जाएगा सारा। फिर ग्रुप डी का एग्जाम ये ले लेंगे अक्टूबर के लास्ट वीक में ले लेंगे, लास्ट या सेकेंड लास्ट वीक ले लेंगे ग्रुप डी का एग्जाम। लेकिन रिजल्ट नहीं निकालेंगे इनका, ग्रुप डी का रिजल्ट अभी नहीं निकालेंगे, ठीक है। एग्जाम ले लेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और फिर क्या होगा कि आने वाले समय में अब मान के चलो कि ये जो मान लीजिए, अब देखो 62-63 ग्रुप का एग्जाम हो गया सबका, तो इसका रिजल्ट निकाल देंगे नवंबर मिड तक, मिड या लास्ट से रिजल्ट निकाल देंगे। और इनका नोट DBU भी दिसंबर 1, 2 और 3 वीक तक करा लेंगे। और पूरा दिसंबर इनका 20 दिन DB चलेगा, 15 से 20 दिन इनका DB चल जाएगा। सारे ग्रुपों का बारी बारी से कराएंगे या सुबह शाम करके करा लेंगे। या दिसंबर मिड तक DBU भी सब निपटा देंगे इसका, ठीक है। और दिसंबर लास्ट या जनवरी 1 या 2 वीक तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और 1 हफ्ते के अंदर हरियाणा में ज्वाइनिंग करना होता है फाइनल रिजल्ट के अंदर, कि आपका रिजल्ट आया, आप जाकर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करो, वहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट ले लो, और डिस्ट्रिक्ट लेने के बाद आप जा करके डिस्ट्रिक्ट में जाओ, और वहाँ से बोलो कि ज्वाइन करना है, तो बोलेंगे आपको मेडिकल कराने के लिए, जाकर मेडिकल करा लेना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मेडिकल आपका जिस जिला में आपको मिलेगा उस जिला में आपको जाकर मेडिकल कराना होगा, ठीक है। नॉर्मल प्रोसीजर है। फिर आकर के ज्वाइन करोगे, फिर आपका प्राण नंबर सब जनरेट होगा, ठीक है। तो ये सब अलग प्रोसेस है, मैं बाद में बात करूँगा। तो ये है कि आपका 15 जनवरी के पहले खरमास जो होता है ना, खरमास कहते हैं हमारे यूपी साइड में, बिहार साइड में, झारखंड में, तो खरमास में के पहले आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। आपका जो बुरा दिन है आपका अच्छे दिन आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम मान के चलो जनवरी लास्ट तक, अब देखो 2024 का CET कब लेंगे, तो दिसंबर 2 या 3 वीक या 4 वीक तक ले लेंगे। दिसंबर 3 या 4 वीक में ले लेंगे, 3-4 दिन पे एग्जाम लेंगे, कि भैया फॉर्म 15-16 लाख गिरेंगे फॉर्म में, ठीक है। यूपी का पेट हो रहा है, वहाँ पे 40-45 लाख फॉर्म गिर रहे हैं। इवन 50 लाख भी चला जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार 25 करोड़ की आबादी है, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। अगर यूपी एक कंट्री होता तो 6ठे नंबर का कंट्री होता पॉपुलेशन वाइज। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बाबा कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन तो नहीं यार, 1 बिलियन है, 1 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन तो इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन नहीं मान के चलो। बाबा कह रहे हैं कि 27-28 का बाबा ने टारगेट रखा है कि यूपी का इकोनॉमी 1 ट्रिलियन करना है, योगी बाबा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जेई का एग्ज़ाम। और एसए का एग्ज़ाम भी मान के चलो यही है, 30 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में आपका सारा कुछ हो जाएगा। 30, 1, 2 ये 3 दिन मिल गया इनको एग्ज़ाम कराने के लिए। फिर 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 5 दिन में बाकी के 61 ग्रुप के एग्ज़ाम करा लेंगे, कन्फर्म है, ठीक है ना। बच्चे ही नहीं है यार, बहुत सारे ग्रुप में तो बच्चे ही नहीं है, तो आराम से हो जाएगा इनका एग्ज़ाम, ठीक है। और ये जो 2024 का जो CET लेंगे, इसका रिजल्ट आपको जनवरी लास्ट या फरवरी 1 वीक तक निकाल लेंगे। और ये रिजल्ट निकालने के बाद फरवरी लास्ट तक इसका एडवर्टाइज कर देंगे कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। तो मार्च में आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर आपको 2 महीना चुनाव में रहेगा, पोस्ट मिल जाएगा आपको। 2 महीना तैयारी के लिए मिलेगा, 2-2.5 महीना, 3 महीना आप जम के तैयारी करना। और बैच भेजने वाले कोचिंग सेंटर यूट्यूब पे आपको मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। और हो सकता है कि मैं भी आपको क्लास लूँ, लेकिन मैं बैच नहीं बेचूंगा। मैं
फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा यार, ठीक है। अभी मेरे पास ना अच्छा कैमरा है ना बोर्ड है। एक बार ज्वाइनिंग करने के बाद देखो यूपी में करता हूँ कि झारखंड में, हरियाणा में, कहाँ तो दुविधा में कहाँ ज्वाइनिंग करूँ, जहाँ बेस्ट मिलेगा वहाँ ज्वाइन करूँगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन हरियाणा का थोड़ा मोह लगा हुआ है कि यार यहाँ रहूँगा तो थोड़ा टेस्ट सीरीज सब भी दे सकता हूँ। अब लगता है कि यार अब ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती गवर्नमेंट 2 महीना 3 महीना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाके रिजल्ट फंसा देती है। इस कारण आदमी गांव समाज में बुरा बन जाता है, लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि यार इसका हुआ ही नहीं है, ऐसे ही हवाबाजी फैला रखा है। तो ये दोगले टाइप के जो लोग हैं ना, ये हमेशा आपको बारे में बुरा ही कहेंगे। जो आप पे यकीन रखते हो आज भी ये करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो इग्नोर करना चाहिए ऐसे दोगले टाइप के लोगों को सोसाइटी से। इन पे ज़्यादा इनको भाव नहीं देना चाहिए, इनका बात सुनना भी नहीं चाहिए। या डिजर्व नहीं करते कि आप ऐसे गधा घोड़ा की बात आप सुनो, क्योंकि डिजर्व नहीं करते, गंवार होते हैं, अनपढ़ होते हैं, ज़िंदगी में खुद एक कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला होता है और दूसरे के बारे में ज्ञान देते रहते हैं। और ये होते हैं आपके आसपास वाले, आपके बिरादरी के लोग, आपके समाज के लोग, आपके गांव के लोग, आपके रिश्तेदार। तो खुद के बेटे का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी कर रहा है, कोई हवाबाजी में है, कोई वैसे ही है, समझे। इतना आसान नहीं होता ना कि ढंग की जगह पर पहुँचना। लेकिन मैं आपको ये कन्फर्म है कि जनवरी लास्ट या मिड से मैं खरमास के बाद ही 15 जनवरी के बाद से ही मैं क्लास लूँगा, और करंट अफेयर्स के क्लास लूँगा। मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊँगा कि मेंस में क्या क्या आ सकते हैं पीसीएस के। करंट में बताऊँगा कि पीसीएस लेवल का करंट कहाँ से पूछ सकता है, एसएससी का करंट कहाँ से पूछेगा आपको, रेलवे का करंट कहाँ से पूछेगा, ये मैं बताऊँगा आपको। बाकी मैं एक इंजीनियर हूँ तो इंजीनियरिंग फील्ड का भी क्लास लूँगा, अगर बच्चे उच्चे मिल जाएँ वैसे पढ़ने वाले। गरीब होना चाहिए, मैं उसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जहाँ नौकरी होगा मैं आपको बता दूंगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, वहाँ पे बच्चे लोकल जो हैं वो आ सकते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आ सकते हैं। ज़्यादा मेरे को 10-12 बच्चे हो पढ़ने वाले हो, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 बच्चे हो, ठीक है। पैसे का कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है यार। देखो अपने से कम से कम मान लीजिए 25-30 बच्चे पढ़ा रहे हो, तो उसमें 4-5 का भी सिलेक्शन हो जाए ना यार फाइनल, तो लगता है कि यार अपना जन्म स्वार्थ हो गया, मतलब जीना सार्थक हो गया, ठीक है। और किसी भी जाति किसी भी धर्म के आ सकते हैं। मैं यार ना ही किसी जाति के खिलाफ हूँ ना किसी धर्म के खिलाफ हूँ। जो मुल्क से मोहब्बत करता है ना, वो किसी धर्म से नफरत करते हैं ना किसी जाति से। हाँ, कुछ लोग कुछ जातियों का कुछ स्टेट में इतना पागल हो जाते हैं कि उनकी जो एक्टिविटी है वो देश के खिलाफ हो जाती है और वो देश को नुकसान करती है। जैसे किसान बिल हो गया, ये बहुत नुकसान हो गया है हमारा। आपको आज पे एहसास नहीं है, लेकिन 4-5 साल बाद आपको एहसास होगा। एहसास क्यों नहीं है यार? हमने चावल की एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है, प्याज के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया हमने। एग्रीकल्चर बिल कितना इंपॉर्टेंट था, क्लस्टर खुलता पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कमिश्नरी लेवल पे, पूरे इंडिया के अंदर स्टोरेज फैसिलिटी आती, टेक्नोलॉजी आती। हमारा हर साल मान के चलो 2 से 5 ट्रिलियन के बीच का सब्जी, राशन, फ्रूट्स, ये सब व्यर्थ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है। हम उसको स्टोर कर सकते हैं और वो स्टोरेज फैसिलिटी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, एफसीआई हर जगह काम नहीं कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट सेक्टर आपको पता ही है गवर्नमेंट के कर्मचारी किस तरह काम करते हैं। कहना नहीं चाहिए, हम भी उसी फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है। तो आप अपनी मांग रखो, आपको लगता है कि आपकी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है तो मांग रखो, लेकिन हर चीज़ का विरोध सरकार का वो ठीक नहीं है, ठीक है। और ऊपर वाले के नाम पर 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं कि आगे जाके हमारी आबादी ज़्यादा होगी, हम मार काट करके मुल्क पे कब्जा कर लेंगे। इस ऐसे मेंटेलिटी को लोगों को मैं पसंद नहीं करता। और ये डेमोक्रेसी, अरे आपको फंडामेंटल राइट याद है, आप अपना फंडामेंटल ड्यूटी भूल जाते हो। आपकी ड्यूटी क्या है? यू हैव टू लर्न योर फंडामेंटल ड्यूटी टू। आपको सिर्फ राइट्स के बारे में नहीं सोचना, आपको आपकी ड्यूटी क्या है वो सोचना चाहिए। और कोई भी ऐसा काम ना करे आप कि उससे आपको देश को नुकसान हो, मुल्क का नुकसान हो, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई करें, राजनीति करें, राजनीति समझे, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी पार्टी के खिलाफ जाते जाते ऐसे ना होगा किसी देश के खिलाफ चले जाएं अनइंटेंशनली, समझे, मतलब जानबूझकर ही अनजाने में चले जाएं। कभी कभी आदमी को पता नहीं चलता कि आदमी विरोध करते करते अपने परिवार का नुकसान कर लेता है, ठीक है।
ये सब चीज़ है कि आप चीज़ों को ये रखिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था कि जेई का एग्ज़ाम आपका 30 सितंबर, 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को हो सकता है। एएलएम एसए का एग्ज़ाम आपका 7 या 8 अक्टूबर को हो सकता है। और बाकी अक्सर ग्रुप का एग्ज़ाम इन्हीं 5 दिन में आपको कहीं ना कहीं बैठा देंगे, शेड्यूल बैठा देंगे, 5 दिन में करा देंगे, ठीक है। क्योंकि यार किसी ग्रुप में यार 1500 बच्चे हैं, किसी में 2000 बच्चे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रुप एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट भी नहीं करता है, पैरेलल है। किसी का क्वालिफिकेशन नर्सिंग है तो किसी का क्वालिफिकेशन आईटीआई है, तो क्या इंटरसेक्ट करेगा? एक बच्चा थोड़ी जो नर्सिंग किया रहेगा आईटीआई भी किया रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या तो नर्सिंग होगा तो आईटीआई नहीं होगा, आईटीआई को तो नर्सिंग नहीं होगा। मेडिकल होगा तो इंजीनियरिंग नहीं होगा, इंजीनियर होगा तो मेडिकल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करा ले कोई पेपर, ठीक है। तो आप मेहनत करें, ठीक है। और मैं एक बार फिर से कह देता हूँ कि आपका जेई का एग्ज़ाम, एसए का एग्ज़ाम, बाकी एक्सेल ग्रुप का एग्ज़ाम, ये 5 दिन हो सकता है। 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, ठीक है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम अक्टूबर के 4th या 3rd वीक में हो जाएगा आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम। और सीईटी 2024 का एग्ज़ाम आपका दिसंबर 3rd या 4th वीक में होगा, ठीक है। और ये जो बाकी का जो 64 ग्रुप का जो रिजल्ट आ जाएगा आपका, जो अभी 63-64 ग्रुप जो भी है, वो आपको नवंबर डीवी के लिए रिजल्ट आ जाएगा। नवंबर 2nd वीक तक आ जाएगा आपका, डीवी के लिए रिजल्ट आ जाएगा इनका, 2nd या 1st वीक तक आ जाएगा। और नवंबर लास्ट तक ये पूरा डीवी का प्रोसेस शुरू कर देंगे, दिसंबर 1st या 2nd वीक तक डीवी करा लेंगे। और ये फाइनल रिजल्ट आपको दिसंबर लास्ट या जनवरी 1st वीक तक निकाल देंगे। और उसके बाद 1 हफ्ता आपको टाइम मिलेगा, 1 महीना टाइम मिलता है ज्वाइनिंग का, लेकिन 1 हफ्ता में बच्चे यार बेरोजगार रहते हैं और पहले दिन ही चले जाते हैं कि भाई दो हमको डिस्ट्रिक्ट दो, 2-3 दिन में ज्वाइनिंग कर लेते हैं जाके, तो पैसा वैसा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सीनियरिटी भी आपका रैंक के बाद डिसाइड होता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग बहुत कहते हैं, लेकिन आपका रैंक अगर कैसा आया है, जिस हिसाब से रैंक है उस हिसाब से आपका सीनियरिटी बनता है प्रमोशन का, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। और बाकी मैं इलेक्ट्रिकल वालों आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ कहने के लिए आया हूँ कि आपको क्या ग्रुप में प्रेफरेंस देना चाहिए। तो ग्रुप 2 है इलेक्ट्रिकल का, जूनियर इंजीनियर का। तो आपका प्रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, इसमें 3 तरह का प्रेफरेंस है। एक प्रेफरेंस है ओवरऑल, जिसमें आपको टाइम भी मिल जाएगा पढ़ने को, प्रमोशन भी बहुत अच्छा है, सुविधा सबसे अच्छा है, पैसे भी अच्छे हैं। पैसे मतलब कि जेन्युइन, मैं कोई करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रहा। तो आप पहले नंबर पर डालना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो सब कुछ चाहिए जिसको, थोड़ा थोड़ा समथिंग सब कुछ, ठीक है ना। तो पहले नंबर पर आप पीडब्ल्यूडी डालना, दूसरे पे ग्राम पंचायत डालना, तीसरे पे अर्बन लोकल बॉडी डालना, चौथा पे डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर डाल देना। ये टॉप 4 प्रेफरेंस होना चाहिए आपका, जिसको सब कुछ चाहिए, समझे। और ये मैंने इनको इसलिए ऊपर रखा है कि यार प्राइवेटाइजेशन का देख रहे हो क्या है। और दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम लिमिटेड 100% आने वाले 5-10 साल में प्राइवेटाइज होगा। HVPNL, DHBVNL, UHBVNL, ये सब प्राइवेट होने जा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड, ये सब प्राइवेट होगा। तो ये टॉप 4 जो बताया ना, ये आपको कम से कम आप रिटायरमेंट तो हो जाओगे उस समय तक। ये बहुत कम चांस है कि गवर्नमेंट का इनमें 100% स्टेक है, 100% शेयर है इसका। ये कभी प्राइवेट नहीं होगा, ठीक है ना। तब 58 साल तक हरियाणा में रिटायरमेंट का एज है, तो 58 साल तक आप सेफ हो, एकदम सेफ हो। और बाकी जो प्राइवेटाइज होगा ना, तो नए वालों को प्रभाव पड़ेगा, आपको कोई नहीं। आपका अस्थायी है तो अस्थायी रहेगा, आपको कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है ना। कि नया वैकेंसी प्राइवेटाइज होगा। अग्निवीर आपको जेई मिलेंगे, अग्निवीर आपको एएलएम मिलेंगे, अग्निवीर शिफ्ट अटेंडेंट मिलेंगे। इस तरह का अभी भी हो रखा है, लेकिन आने वाले समय में 100% करेंगे इसको, ठीक है ना। लेकिन जो अभी लग गया उन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन ही प्राइवेट हो जाए तो यार वो मज़ा नहीं आता है ना, स्वाद नहीं आता। आप हरियाणा में कहते हो कि स्वाद नहीं आता, तो वो स्वाद नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये टॉप 4 प्रेफरेंस आपको होना चाहिए। उसके बाद आप रखना 5वें नंबर पे पुलिस हाउसिंग बोर्ड। पुलिस वालों से भी उठना बैठना होगा, जान पहचान हो जाएगा। हाउसिंग बोर्ड हो जाएगा, एक हाउसिंग बोर्ड रखना, ठीक है, 6ठे नंबर पे। 7वें नंबर पर रखना DHBVNL, 8वें नंबर पे UHBVNL, 9वें नंबर पे हाइडल रखना, ऑपरेटर 1 ग्रेड 1 हाइडल। 10वें नंबर पे थर्मल वाला रखना, जो HPGCL है, जनरेशन वाला फील्ड है। हाइडल एंड थर्मल जनरेशन वाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, ठीक है ना। जिसको सब कुछ चाहिए प्रेफरेंस है।
कुछ बच्चे हैं कि सर हमको प्राइवेटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, अभी बताओ, अभी तो सब तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सब ठीक है, उस हिसाब से बताओ कि पब्लिक डीलिंग सबसे ज़्यादा किस में है, और कुछ अपना एक्स्ट्रा वस्ट्रा, लेकिन मैं उसको प्रमोट नहीं करता, लेकिन वो अगर वो चीज़ कंसिडर कर रहे हैं वो लोग, पब्लिक डीलिंग उनको चाहिए कि भाई इंजीनियर साहब आ गए, जेई साहब आ गए, ऐसे करके सोसाइटी में आपको 10-20 लोग जाने। अब चाहते हो, अगर ये चाहते हो तो ये आपका प्रेफरेंस ये होना चाहिए, पहले नंबर पर रखना DHBBANL, क्योंकि इसमें मैंने एक चीज़ कहा कि आप ये मत सोचो कि अभी क्या स्थिति में कि अभी तो सब अस्थाई है, गवर्नमेंट है, तो एक नंबर पब्लिक डीलिंग आपको चाहिए, तो एक नंबर पर DHBBANL, 2 नंबर पर UHBBANL रखना, तीसरे नंबर पर रखना आप ग्राम पंचायत डिपार्टमेंट, आपको पब्लिक डीलिंग एकदम जम के चाहिए, ठीक है ना। चौथे पर रखना PWD डिपार्टमेंट, 5वें नंबर पर रखना डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिस, पब्लिक डीलिंग है, इसमें भी है। 6ठे पर रखना अर्बन लोकल बॉडी, इसमें भी पब्लिक डीलिंग है, समझे। 7वें पर रखना पुलिस हाउसिंग बोर्ड, बहुत कम, ना के बराबर पब्लिक डीलिंग है, नहीं है, इसमें मन करना है। 10वें नंबर पर हाउसिंग बोर्ड, सॉरी 8वें नंबर पे हाउसिंग बोर्ड, 7वें नंबर पे ये पुलिस हाउसिंग बॉडी, और 8वें नंबर पे हाउसिंग बोर्ड है। 9वें नंबर पे आपका हाइडल रखना, शांति प्रिय है। आज जो देखो कुछ बच्चे होते हैं कि कहते हैं कि सर हमें एकदम पीस चाहिए, हमें कुछ नहीं मतलब किसी से, अपना काम करें 6 घंटा 8 घंटे का, घर आ जाए, अपना आगे जाके हम गेट की तैयारी करें, IAS की तैयारी करें, PCS की तैयारी करें, ठीक है, ऐसे बच्चे हैं। तो आप ये जो मैं बता रहा हूँ ना, हाइडल ऑपरेटर ग्रेड 1, फिर थर्मल HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो इसको पहले दूसरे नंबर पर रख देना। अगर आपको शांतिपूर्ण लाइफ जीनी है तो कोई किसी बाजी नहीं, महीने का 60,000 रुपये आ जाए, अपना 55-60 हज़ार रुपये आ जाए, 55 से 60 मिलेगा आपको शहर के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम 60 जाएगा इन हैंड, और 55,000 मिनिमम जाएगा, और 7.5 लाख तक इनकम टैक्स माफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इतना आ जाएगा, डायरेक्ट आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो आप पहले नंबर पे हाइडल रखना, दूसरे पे थर्मल रखना। पीसफुल लाइफ है, प्रमोशन अच्छा नहीं है, पब्लिक डीलिंग 0 है, ठीक है। आपका शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगेगा, इसमें 2 तरह का जनरल ड्यूटी भी रहेगा, शिफ्ट वाइज भी। तो जनरल में है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब बुलाया जाएगा काम करने के लिए, ऐसे नहीं बुलाते हैं। और शिफ्ट वाइज आपका 6 से 12, फिर ऐसे 6 से 12 नहीं, 6 से 2, फिर 2 से 10, फिर 10 से 6, ऐसे करके रेगुलेट होते रहेगा शिफ्ट आपका, ठीक है ना। तो ये शिफ्ट बाई ड्यूटी आएगा। ये आपको मैंने पोस्ट प्रेफरेंस बता दिया, ठीक है, JEE वालों के लिए। ग्रुप 2 का पोस्ट प्रेफरेंस बता दिया हमने, और बता दिया कि एक्सर ग्रुप का एग्ज़ाम कब होगा, DV कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, ग्रुप D का एग्ज़ाम कब होगा आपका हरियाणा का, हरियाणा CT का 2024 का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है ना। तो बाकी सब कुछ हो गया है। बाकी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि आप कुछ भी करो, लेकिन आप हमेशा न्यूट्रल होकर सोचो, यार आपकी इस हरकत से जिसका तो नुकसान नहीं हो रहा है। आप किसी पार्टी को वोट करते हो वो आपका अपना पर्सनल मैटर है, कोई पार्टी खराब नहीं है। हाँ, किसी का पॉलिसी थोड़ा कैपिटलिस्ट है, किसी का थोड़ा सोशलिस्ट है, किसी का कम्युनिस्ट है, लेकिन कोई देश के खिलाफ नहीं जाता है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो फंडेड हैं फॉरेन से, जैसे योगेंद्र यादव हो गया, राकेश टिकैत हो गया, सतपाल मलिक, तो एक होता है ना कि जला हुआ मिल्क दूध होता है, जला हुआ छाछ होता है, भड़क रहा है जब से बीजेपी ने उसको दांत मार के भगाया है, अनडिसेंट बयान दे रहा है, 70-75 साल की उम्र में भी इसको पोस्ट चाहिए, दगा कहीं का। तो ये सतपाल मलिक जैसा आदमी तो सलाह अपने दम पे एक सरपंच के इलेक्शन नहीं जीत सकता है यूपी के अंदर। अगर इसको RLD का टिकट ना मिले, जयंत चौधरी का पार्टी का समर्थन ना मिले, तो ये साला एक सरपंच नहीं बन सकता। बीजेपी ने खामों का इसको गवर्नर बना दिया इस गधे को। ये आदमी मौका परस्त है, योगेंद्र यादव। ऐसे लोगों को सरकार को एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। राकेश टिकैत, चढ़ूनी, ये जितने भी NGO हैं पूरे नॉर्थ साउथ से लेके ईस्ट वेस्ट तक, सरकार को एग्रेसिवली मॉनिटर करना चाहिए। अब ये सो कॉल्ड पत्रकार है रवीश कुमार पांडे, जो हमारे मोतिहारी साइड के ही हैं, चंपारण के हैं, जिसको आप रवीश कुमार NDTV वाले कहते हो, तो वो हो गया, अभिसार शर्मा हो गया, पूर्ण प्रसून वाजपेयी हो गया, ये सब। अभी तो अभिसार शर्मा पकड़ा गया ना न्यूज़ क्लिक में,
फंडिंग वंडिंग चाइना का। अरे ये न्यूयॉर्क टाइम ने छापा था, वो उनको पता चला कि ये चाइनीज बंदा इनको अमेरिका से फंड कर रहा है, न्यूज क्लिक को। अरे बीजेपी के खिलाफ बात करना देशद्रोह नहीं है, लेकिन आप एक एजेंडा की तरह बात करते हैं, हर चीज़ को गलत, सही चीज़ को भी आप आलोचना करते हैं, वो गलत है, ठीक है ना। तो सरकार को आयरन रोड विद आयरन रोड इन सबको डील करना चाहिए। आपका पर्सनल हित देश से बढ़ के नहीं है, ठीक है। और ये अमेरिका ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सब CIA का MI6 का एक, समझिए कि क्या कहते हैं उसको, हाइड है, एक होता कि छुपने का एक सॉफ्ट टारगेट करते हैं CIA MI6 के थ्रू, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस सब के थ्रू CIA, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी, MI6, समझे, ये सब टारगेट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट में इंटरफेयर करते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं। अरे आज से नहीं, 1947 से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जब से सरकार आई है अच्छा काम कर रही है, और आपको सरकार के साथ रहना चाहिए। बाकी आप किसी पार्टी को वोट करें, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी कोई गलत नहीं है, समझो। लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपकी होता है ना कि एक होता है कि कहा जाता है कि यार किसी बच्चे को देख के आप उसका फ्यूचर बता सकते हैं। तो ये राहुल गांधी हैं, ऐसे लोग हैं, ये ठीक नहीं है देश के लिए। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत आदमी है, लेकिन कभी कभी पढ़ा लिखा दुश्मन अच्छा होता है, मूर्ख दोस्त से अच्छा, समझे। बेवकूफ़ टाइप का आदमी है, भारत की बुराई करता है, भारत कह रहे हमारे घर के अंदर कमी है तो हम घर वालों से बात करेंगे ना, सॉर्ट आउट करेंगे, क्या सोल्यूशन है उसका, या हम जाके विदेश में जाके इंडिया को गाली देंगे। हर स्टेट में कुछ जाति के लोग स्वार्थी बन गए हैं। हरियाणा में भी मेवात का दंगा हुआ, एक विशेष जाति के लोग कह रहे कि हम हिंदू ही नहीं है, सब नहीं कह रहे, लेकिन 70-80% उनकी जाति के लोग कह रहे हैं। खाप वालों ने बयान दे दिया, क्या मतलब है इन चीज़ों का। कभी अपने आप को रघुवंशी बताते हो, राम के वंश से बताते हो, कभी शिवाजी महाराज के वंश से सूर्यवंशी बताते हो। आज से 3 महीने पहले हमारे उसी जाति के लोग दोस्त, आज भी दोस्त, ऐसा नहीं कि दोस्त आज नहीं है, एक बातचीत कम होती है, पहले होती थी। अपने आप को सूर्यवंशी बताते थे, रघुवंशी बताते हैं। अरे खापों का मेवात दंगे के बाद एक अलग इनका खापों का बयान आने लगा कि हमको इनसे खुद यार अलग होते हो, खुद हरकतें 35 बिरादरी से अलग वाली करते हो, कहते हो हमें लोग छाट रहे हैं, छूट रहे हैं, कोई हमसे ज़्यादा मिलता जुलता नहीं, अब धीरे धीरे लोग दूरी बना रहे हैं। हरकतें तुम्हारी ऐसी है। ये अभी देश की सरकार जो है हिंदू नेशनलिस्ट सरकार है, और तुम जाके कभी खालिस्तानियों की चाटते हो, कभी मुसलमानों की चाटते हो, लव जिहाद पे चुप रहते हो, लैंड जिहाद पे चुप हो तुम, हिंदुओं को जो गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं, उस पर तुम चुप रहते हो। चाहते हो कि बाकी 35 बिरादरी जो हिंदुओं की है वो तुम्हारे साथ खड़े हो, और उसके खिलाफ जो एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है दिल्ली के अंदर, कभी नहीं खड़े होंगे। ये बीमारी हर स्टेट में, ऐसा नहीं कि एक जाति एक हरियाणा के अंदर है, ये बिहार में भी एक जाति अलग है, वो दूसरी डिफरेंट जाति है, बंगाल में भी एक जाति है, दूसरी डिफरेंट जाति है। ये हिंदुओं का स्वार्थ है ना आपस में, यही सबसे बड़ी दिक्कत है यार। फिलीपींस से लेकर कंबोडिया तक फैले थे, आज इतना सिकुड़ के रह गए हो, अभी भी चुतियापा में फंसे हुए हो तुम। जात के नाम पर, स्टेट के नाम पर बिहारी, पंजाबी, मरवाड़ी ये सब में लड़ रहे हो आपस में, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन। अरे बहन इंडियन बनो, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता कहाँ से हो आप। आई एम ए प्राउड इंडियन फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बिहार ईस्ट में आता है, बंगाल, उड़ीसा सब ईस्ट में आता है। किसी भी पार्टी को वोट करो, ठीक है, आपको लगता है कि आपको अपने जात का सीएम बने, करो, लेकिन उसको जिताने के लिए, चाहे उसको बैठाने के लिए, ऐसा नहीं कि अपने धर्म के खिलाफ करो कि हम वो धर्म मानते ही नहीं है। हम कल को भाई तो देश नहीं मानते, ये कैसे चलेगा मुल्क? मुल्क चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है। हर स्टेट में ऐसे चूतिए लोग हैं जो अपनी जातीय स्वार्थ को इतने पागल हो रखे हैं, इतने अंधभक्त हो चुके हैं जातीय स्वार्थ में कि अपना देश, अपने कल्चर और धर्म को भूल गए। हमारी सबसे विनती है कि आपको 2.5 फ्रंट जनरल बिपिन रावत ने कहा था, 0.5 ऐसे लोग, सतपाल मलिक, योगेंद्र यादव,
PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके नाम में भी इंडिया है। ये सारे चोरों ने मिलकर INDI एक गठबंधन बना लिया। कल को मैं भी सोच रहा हूँ कि यार मैं भी अपना नाम बिल गेट्स रख लेता हूँ, ठीक है ना, अमीर हो जाता हूँ। नाम रखने में क्या जाता है, कुछ भी है? सारे चोरों ने मिलकर गठबंधन बना लिया। लालू जी को बुलाया जा रहा है, लालू प्रसाद यादव को, सर्टिफाइड चोर है वो, चारा चोर है। CBI ने उस पर मुहर लगा दिया है। लेकिन जातिवाद में वहां के अलग जाति के लोग पागल हैं उसके पीछे। क्या करोगे? हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हर स्टेट में एक जाति है जो हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है। खुद को कृष्ण वंशज कहते हैं। हरकतें देखो उनकी। बंगाल में देखो, ममता बनर्जी की जाति के लोग उसके साथ खड़े हैं, खुद को ब्रह्मा का वंशज कहते हैं। अरे कोई जिहादी अगर आपको मारेगा तो जाति पूछ के नहीं मारेगा आपको, देखिए कि ये नॉन बिलीवर है, इस्लाम को नहीं मानता है, उसके लिए आप काफिर हो, वाजिबुल कत्ल हो आप। और इंडिया में ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है, इस्लामिक राज्य बनाने का साजिश चल रहा था। ये 10-10 बच्चे किस लिए पैदा कर रहे हैं? अकल नहीं है, कल्चर नहीं गया आपका। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सब हटाओ, ये 2 बिल लाओ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बर्खास्त करो, ठीक है ना। और ये जो लैंड जिहादी करते रहते हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर, एक कांग्रेसियों के 1994 में एक पार्लियामेंट में बिल लाकर इनको वक्फ बोर्ड बना दिया, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड। सारा लैंड ग्रैब कर लेते हैं, मजार लगा करके आसपास का लैंड कब्जा कर लिया इन्होंने। ये कांग्रेस गद्दार है, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, ये कांग्रेस देश हित में नहीं है। मैं नरसिम्हा राव की कांग्रेस को सैल्यूट करता हूँ, वो कांग्रेस बिल्कुल अलग थी, ये कांग्रेस बिल्कुल देश हित में नहीं है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हर चोर दलाल जाति के नेता का एक इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो अब देखो आगे क्या होता है। बाकी हमारी आपसे दुआ है, कोई भी काम करो देश हित में, देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय माता दी।